आप सभी कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल में। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं विषय विज्ञान आपके नए शिक्षण वक्त 2024-25 का है। अध्याय 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। ठीक है, इससे पहले का अध्याय हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने अभी तक हमारे चैनल में नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि उनकी मदद हो सके। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। पहला है, यहाँ पे देख लीजिए, आपने घर में निम्न घटित देखी होगी। देखिए, जैसे कि ब्रेड या रोटी पर फफूंद लग जाती है। हाँ, हमने देखी है। और इसका रंग कैसा था? तो सफ़ेद रंग था। ओके, इसके बाद जूते पर फफूंद, तो हाँ, हमने देखी है, सफ़ेद रंग इसका भी हो जाता है। फिर जहाँ हमेशा गीला रहता है वहाँ पर काई जम जाती है, हाँ, तो इसका रंग हरा रहता है। और गर्मी में जब खाना ख़राब हो जाता है तो इसका भी रंग सफ़ेद कुछ हरा सा रहता है। तो देखिए, ये क्या है? सूक्ष्म जीव। तो अपने बच्चा लिखिए। तो इन्हें हम जो है आँखों से नहीं देख सकते हैं, यही है सूक्ष्म जीव। देखिए, इनमें से सूक्ष्म जीव, इन्हें हम आँखों से नहीं देख सकते। ठीक है, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको आपको जो भी सूक्ष्म जीव है उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। आप लिखेंगे जीवाणु, शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ। ठीक है, इसके बाद जो भी बचे हैं वो यहाँ पे नीचे वाले बॉक्सेस में लिख देंगे, जैसे कि पैरामीशियम, यीस्ट और स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो ये क्या है? विषाणु यानी कि वायरस है। फिर है अगले सवाल, आपने अपनी माँ को गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा होगा, जिससे दूध का दही में परिवर्तन हो जाता है। इसका क्या कारण है? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूक्ष्म जीवों में जनन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, बूझों को डॉक्टर खून की जांच कर मलेरिया ग्रसित बताया, जिसका कारण है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। फिर है प्रश्न क्रमांक 3, निम्न में से कौन सा रोग सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में नहीं होता? तो है तो पौधों का सूखना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, आपने बाजार से ब्रेड लाकर उसे खोले तथा नामी स्थान पर रख दी, तो कुछ समय बाद उस पर काली संरचनाएं दिखने लगती हैं। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है कवक। ऑप्शन नंबर सी। फिर है 5वां, नाइट्रोजन चक्र के दौरान वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा तो ये स्थिर रहती है। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है, आपको खाली स्थान यहाँ पे भरने हैं। तो देखिए, खाली स्थान पहला है, थैलियों में आने वाला दूध संदूषित नहीं होता क्योंकि यह दूध क्या होता है? पाश्चुरीकृत। ओके, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये वाला रहेगा। तो पाश्चुरीकृत। दूसरा, सूक्ष्म जीवों से प्राप्त औषधि जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं, तो प्रतिजैविक। दूसरे वाले फिल इन द ब्लैंक में। तीसरा, प्राकृतिक शर्करा के अल्कोहल में परिवर्तन की क्रिया किण्वन कहलाती है। और चौथा में रहेगा आपका मादा एडिस मच्छर, जो कि डेंगू वायरस के लिए है। और 5वें में आप लिखेंगे संचरणीय रोग। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर है प्रश्न क्रमांक 3, हमें छींकते अथवा खांसते समय मुंह एवं नाक पर रुमाल क्यों रखना चाहिए? तो उत्तर, हमें छींकते अथवा खांसते समय अपने मुंह व नाक पर रुमाल इसलिए रखना चाहिए क्योंकि इससे संचरणीय रोग नहीं फैलते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, बूझों का जन्मदिन 12 मई को था, जिस अवसर पर माँ ने छोले भटूरे बनाए थे, जिसे वे रात में फ्रिज में रखना भूल गई। बूझों ने उसे दूसरे दिन दोबारा खा लिया, जिससे बूझों को उल्टी होने लगी। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने बताया कि यह विषाक्तन के कारण है। बताइए, भोजन विषाक्तन कैसे हो गया? तो उत्तर देख लीजिए, सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो जाता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं या भोजन को विषाक्त बना देते हैं। 12 मई यानी कि वो गर्मियों का समय था, है ना, उस समय तो भोजन जो है संदूषित हो गया था सूक्ष्म जीवों के कारण। प्रश्न क्रमांक 5 देख लीजिए, निम्नलिखित रोगों में से जीवाणु तथा विषाणु से होने वाले रोगों को अलग अलग करना है। तो जीवाणु से होने वाले हैं हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग। और विषाणु से होने वाले रोग हैं हेपेटाइटिस ए, पोलियो और खसरा। फिर प्रश्न क्रमांक 6 है, नीचे दिए गए चित्र में सूक्ष्म जीव का नाम क्या है? तो ये जो सूक्ष्म जीव है वो है, ये सूक्ष्म जीव है अमीबा। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चित्र में दिए गए सूक्ष्म जीव का नाम अमीबा है। फिर यह सूक्ष्म जीव किस वर्ग में आता है? तो इसका वर्ग है, यह सूक्ष्म है जीव है प्रोटोजोआ वर्ग में। फिर है प्रश्न क्रमांक 3, इस वर्ग द्वारा होने वाले किसी रोग का नाम बताइए। तो अतिसार एवं मलेरिया इस वर्ग में होने वाले रोग हैं।
फिर क्वेश्चन नंबर 7, पाश्चुरीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप पाश्चुरीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्यों? तो उत्तर देख लीजिए। पाश्चुरीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है, लेकिन अपाश्चुरीकृत दूध को इस्तेमाल करने के लिए उबालना आवश्यक है क्योंकि इसमें सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 8वां देख लीजिए। बूझे अपने बीमार मित्र को देखने उसके घर गया। उसने देखा कि उसके घर के बाहर गड्ढों में पानी भरा हुआ है, उसके घर के कूलर में भी पानी भरा हुआ है, उसमें मच्छर पनप रहे हैं, बताइए। पहला, बूझो का मित्र कौन सी बीमारी से ग्रसित होगा? तो वो समझ गया कि पानी भरा हुआ है, यानी कि यहाँ पे मच्छर हो रहे होंगे जिससे मलेरिया या डेंगू हो सकता है। तो बूझो का मित्र मलेरिया अथवा डेंगू बीमारी से ग्रसित हो सकता है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। उसके बीमार होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो बीमार होने की कारण है मादा एनोफिलीज मच्छर जो कि मलेरिया के लिए है, और मादा एडिस मच्छर जो कि डेंगू के लिए है। इस बीमारी से बचने के लिए उपाय क्या है? तो इस बीमारी से बचने के लिए मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए, मच्छर भगाने वाले रसायन का उपयोग करना चाहिए, रसायन मच्छर के प्रजनक को रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्र नहीं रहने देना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 9वां देख लीजिए। पहेली ने एक बर्तन में मैदा, थोड़ी सी चीनी, एक चुटकी यीस्ट पाउडर मिलाकर गर्म जल से गूंथ लिया। इस गूंथे हुए आटे को उसने रख दिया। निम्न प्रश्नों को उत्तर दीजिए। पहली 2 घंटे पश्चात इसमें क्या परिवर्तन दिखेगी? तो 2 घंटे पश्चात जो है वो आटा फूल जाएगा। फिर दूसरा, पहेली ने गूंथे हुए आटे में जो परिवर्तन देखा वह किस कारण से हुआ होगा? तो गूंथे हुए आटों में जो परिवर्तन देखा वह यीस्ट के कारण हुआ होगा। तीसरा देख लीजिए। इस प्रक्रिया का उपयोग किन खाद्य सामग्रियों को बनाने में किया जाता है? तो इस प्रक्रिया का उपयोग ब्रेड, पेस्ट्री, केक आदि खाद्य सामग्रियों को बनाने में किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 10वां, हमें भोजन को सदैव ढककर रखना चाहिए, उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर देख लीजिए। हमें बिना ढके भोजन में रोगाणु हानिकारक हो सकते हैं। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्मजीव कभी कभी विषैले, अभी आप विषैले लिखेंगे, विषैले, ठीक है, विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं, इसलिए भोजन को सदैव ढककर रखना चाहिए। फिर है, पहेली ने कुछ आम खरीदे परंतु कई दिनों तक वह उन्हें नहीं खा पाई। बाद में उसने देखा कि वे सड़ गए हैं, परंतु वह जानती है कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित नहीं हुआ, बताइए। आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित क्यों नहीं हुआ? तो अचार में अचार में नमक एवं तेल के उपयोग से आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित नहीं हुआ। दूसरा, आपके घरों में दादी मम्मी द्वारा किन किन खाद्य सामग्रियों को सूक्ष्म जीवों से बचाकर रखा जाता है? तो हमारे घर में आम का अचार, आंवला का अचार, पापड़ आदि खाद्य सामग्रियों को सूक्ष्म जीवों से बचा के रखा जाता है। तीसरा, चीनी के उपयोग द्वारा किन किन खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है? तो जैम, जेली, स्क्वैश खाद्य पदार्थों को चीनी द्वारा लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? प्रश्न क्रमांक 12वां उत्तर देख लीजिए। दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। नाइट्रोजन चक्र को आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो ये है आपका नाइट्रोजन चक्र, इसको आपको आरेख द्वारा इस प्रकार प्रदर्शित कर देना। वीडियो को पॉज करके आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। यहाँ पे है वायुमंडलीय नाइट्रोजन, फिर यहाँ पे आएगा जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन, ठीक है। यहाँ पे है तड़ित द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, वायुमंडल नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण, जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित करना, मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन की यौगिक, पौधों में अवशोषण, जंतुओं द्वारा पौधों को खाना और उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन अपशिष्ट। तो सेम इसी प्रकार एरो लगा के आपको ठीक इसी प्रकार जो चक्र बनाना है। प्रश्न क्रमांक 14, मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग, उनके रोगजनक सूक्ष्म जीव के तथा रोग से बचाव के उपाय लिखिए। तो मनुष्य में सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले रोग, पहला है क्षय रोग, रोग कारक है जीवाणु, संचरण का तरीका है वायु और बचाव के उपाय, ठीक है, इकट्ठे दिए गए हैं। खसरा भी वायरस से होता है, वायु से फैलता है। चिकन पॉक्स वायरस के कारण होता है, वायु और सीधे संपर्क से फैलता है। और पोलियो वायरस है जो कि वायु और जल से फैलता है। रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना, रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना, उचित समय पर टीकाकरण। फिर है हैजा जो कि जीवाणु से होता है, जल और भोजन द्वारा। टाइफाइड जो है जीवाणु द्वारा होता है, जल द्वारा। तो व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना, भली भांति पके भोजन, उबला पेयजल एवं टीकाकरण का उपयोग करना। प्रश्न क्रमांक 15, सूक्ष्म जीव हमारे लिए अभिशाप होते हुए वरदान है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो सूक्ष्म जीव हमारे लिए
अभिशाप होते हुए भी वरदान है, क्योंकि सूक्ष्म जीव जंतुओं तथा पादपों में विभिन्न प्रकार से रोग उत्पन्न करते हैं, किंतु सूक्ष्म जीवों से विभिन्न प्रकार के उत्पाद जैसे दवाइयाँ, अल्कोहल, सिरका, बेकरी आदि कई महत्वपूर्ण उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जो हमारे लिए वरदान से कम नहीं। प्रोजेक्ट कार्य 1 देख लीजिए। 2 गमले लेकर हम प्रत्येक को मिट्टी से आधा भर दीजिए। इन्हें ए एवं बी द्वारा चिन्हित कीजिए। एक गमले में पौधों का कचरा तथा जंतु अपशिष्ट भर दीजिए तथा गमले बी में पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतलें तथा प्लास्टिक के टूटे खिलौने भर दीजिए। 3 से 4 सप्ताह बाद इनका परीक्षण कीजिए। तो पहला देखिए कि आपको दोनों गमलों में की वस्तु में अंतर दिखाई देता है। तो हाँ, हमें दोनों गमलों की वस्तु में अंतर दिखाई देता है। दूसरा, दोनों गमलों में से किस गमले की सामग्री का अपघटन हो गया है। तो दोनों गमलों में से गमले ए की सामग्री का अपघटन हो गया है। तीसरा, सामग्री का अपघटन का क्या कारण है। तो अपघटन एक प्रकार की क्रिया है जिसमें तत्व अलग अलग भागों में विभाजित हो जाते हैं। तो इसका कारण क्या है। सूक्ष्म जीव। यहाँ पे आप लिख देंगे। फिर है, जिस गमले की सामग्री का अपघटन नहीं हुआ उसके क्या कारण हो सकते हैं। तो गमला बी की सामग्री का अपघटन नहीं हुआ क्योंकि उसके तत्व अलग अलग सूक्ष्म भागों में विभाजित नहीं हुए। जिस गमले की सामग्री का अपघटन हो गया उसको क्या उपयोग है। तो गमले ए की सामग्री का अपघटन हो गया क्योंकि उसका उपयोग भूमि को उर्वरक शक्तियाँ बढ़ाने में किया जाता है। आप दैनिक जीवन में जिन डिब्बाबंद या पैकेटबंद भोज्य पदार्थों का उपयोग करते हैं उन सामग्रियों के पैकेट्स का सूक्ष्म अवलोकन करके निम्न तालिका को पूर्ण करना है। पहला है यहाँ पे भोज्य पदार्थों का नाम, पैकेट का पर्यवेक्षक, पैकेट के निर्माण का दिनांक, पैकेट समाप्ति का दिनांक यानी कि एक्सपायरी और MFG। यहाँ पे भोज्य पदार्थ में उपयोगी संघटकों के नाम और भोज्य पदार्थों में उपयोगी ऑक्सीडेंट के नाम। देखिए, पहला है तेल 8/9/2023, 8/8/2025, प्रोटीन और यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट। आटा जो है ये देख लीजिए 2/4/2022, 2/5/2023, प्रोटीन बेंजोइक एसिड। फिर मैगी 15/2022, यहाँ पे 24। आप जो है एक्सपायरी 24 डालिएगा, ठीक है, 25 या। फिर कार्बोहाइड्रेट है यहाँ पे संघटक और नाइट्रोजन। उसके बाद चिप्स जो है 20/1/2021 से 20/1/2025, सॉरी यहाँ पे 21 नहीं, आप यहाँ पे इसको 24 कर लीजिएगा और यहाँ पे आप इसको अपने हिसाब से, यानी कि अगर ये 20/1/2024 में बना है तो ये हो जाएगा कम से कम 4 महीने के लिए, यानी आप मई जून का भी डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप डेट डाल लीजिएगा। वसा इसमें है और नाइट्रोजन। दाल देख लीजिए 23/1/2021, 24/3/2023, प्रोटीन और बेंजोइक एसिड। फिर है भोज्य सामग्री के लाभ का। अभी घर में ऐसी कोई वस्तुएं भी हैं जिनको सुरक्षित रखने के लिए कोई उपाय किए जाते हैं, यदि हाँ तो बताइए। तो प्याज, आलू, पापड़, लहसुन, दाल बड़ी आदि, ठीक है। ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, इसको हमने पहले बता दिया। इसके बाद पहला क्वेश्चन है, अपनी मम्मी दादी से पूछकर पता लगाइए कि वे घर में किन किन भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक संग्रहित करती हैं। तो घर में चावल, दाल, आलू, गेहूं आदि भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक संग्रहित करते हैं। इन भोज्य पदार्थों को संग्रहित करने के लिए वे कौन कौन से तरीके अपनाती हैं। तो इन भोज्य पदार्थों को संग्रहित करने के लिए नमी रहित डिब्बों में रखते हैं एवं उन्हें धूप में सुखाते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।